जय हिंद साथियों। तो जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही थी तो उसी क्रम में हम लोग पेपर कोड BCOS 185 यानी कि उद्यमिता के पार्ट 3 यानी कि तीसरी क्लास लेकर आए हैं। अभी तक अगर आपने अभी वो दो क्लासेस को नहीं देखा है तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है कवर हो जाएंगे। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट का गैस पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है, shop.hindustanlaunch.com सर्च करना है। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको आना है, सर्च कोड में अपना पेपर कोड टाइप करना है, जो भी आपका पेपर कोड है। इसके अलावा अगर आपको कोई अदर पेपर कोड है तो भी आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद बाय नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करनी है और इसको कंटिन्यू पेमेंट करके आप इसको जो है परचेज कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस क्लास की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, सिंपली आप गूगल पे जाना है और सर्च करना है BCOH 185 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जून 2025 और पीछे लिख देंगे हिंदुस्तान नॉलेज, तो आपको एक आर्टिकल मिलेगा। उस आर्टिकल में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी हम उसका लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, उद्यमिता विकास के लिए उपलब्ध विभिन्न वित्त स्रोतों की व्याख्या कीजिए। वित्त स्रोत के चयन को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। यानी कि अगर हमको उद्यम को विकास करना है तो उसके लिए कौन कौन से वित्त के स्रोत यानी कि फाइनेंस के स्रोत हो सकते हैं, और जो वित्त स्रोत के चयन को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे, उद्यमिता के विकास के लिए वित्त फाइनेंस की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक उद्यमी को अपने व्यवसाय की शुरुआत, संचालन और विस्तार के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी एक उद्यमी है, अगर उसको अपने व्यवसाय की शुरुआत करनी है और उसका संचालन करना है तो उसके लिए उसको पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके लिए कई प्रकार के वित्त स्रोत उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग उद्यमी अपनी आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुसार करता है। तो सबसे पहले देखेंगे वित्त स्रोत के प्रकार। तो यहाँ पर वित्त स्रोत, सबसे पहला वित्त स्रोत क्या है? स्वतंत्र यानी कि आंतरिक स्रोत, जो आपके खुद के स्रोत होते हैं, जैसे स्वयं पूंजी, परिवार या मित्र से हम लोग पैसा ले लेते हैं, ये सब क्या होते हैं? स्वतंत्र यानी कि आंतरिक स्रोत, जो आपकी स्वयं की पूंजी होती है। तो यहाँ पर उद्यमी अपनी बचत का उपयोग व्यवसाय शुरू करने में करता है। सबसे आसान और जोखिम मुक्त तरीका होता है, यानी कि उसकी जो भी बचत है उससे वो अपना जो है व्यवसाय शुरू करता है। इसमें कोई भी जोखिम नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद है परिवार और मित्र, यानी कि प्रारंभिक वित्त की जरूरतों को पूरा करने के लिए उद्यमी अपने परिवार या मित्र से ऋण या निवेश प्राप्त कर सकता है। इसके बाद है बाहरी स्रोत आ जाते हैं। तो बाहरी स्रोत में आपका बैंक ऋण यानी कि बैंक लोन ले सकते हैं, जैसे सरकार की योजनाएं चलती है, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, इनसे आप लोग जो है कम ब्याज पर ऋण उठा सकते हैं। इसके बाद है उद्यम पूंजी यानी कि वेंचर कैपिटल। अगर कोई स्टार्टअप उच्च जोखिम और उच्च लाभ वाला हो तो वेंचर कैपिटल कंपनियां उसमें निवेश करती हैं और वे पूंजी देती हैं और बदले में व्यवसाय में हिस्सेदारी मांगती है। यानी कि अगर कोई स्टार्टअप है, कुछ लाभ वाला है, तो उसमें वेंचर कंपनियां निवेश करती हैं और वे पूंजी के बदले क्या करती हैं? व्यवसाय में यानी कंपनी में हिस्सेदारी मांगती हैं। इसके बाद है एंजल निवेशक। वे व्यक्ति होते हैं जो नवाचार वाले व्यवसायों में प्रारंभिक चरण में निवेश करते हैं। इसके बाद है ऋण साधन, यानी कि बॉन्ड्स वगैरह, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने विस्तार के लिए बॉन्ड या डिवेंचर जारी करके पूंजी जुटा सकती हैं। यानी कि आप जो है अपने बॉन्ड्स यानी कि जो बॉन्ड है उनसे और जो शेयर मार्केट में अपने शेयर लाके आप लोग जो है ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है साझेदारी और इक्विटी निवेश, यानी नए निवेशकों को साझेदार बनाकर पूंजी जुटाई जा सकती है। यानी कि मान लीजिए आप लोग दो लोगों ने कंपनी को बनाया, तो आप क्या करेंगे? कोई तीसरा व्यक्ति को उठाएंगे, उसको जो है कंपनी में उससे निवेश करवाएंगे और उसको कंपनी में हिस्सा देंगे, यानी कि साझेदारी देंगे। इसके बाद है वित्त स्रोत के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला है व्यवसाय की प्रकृति और आकार। अगर व्यवसाय छोटा है तो स्वयं पूंजी या परिवार से मदद ली जा सकती है। अगर बड़ा व्यवसाय है तो बैंकों या निवेश की जरूरत पड़ेगी। यानी कि वित्त स्रोत का चयन भी इस बात पर निर्भर करता है कि आपका व्यवसाय कैसा है। अगर व्यवसाय छोटा है तो आप घर से पूंजी लगाकर या स्वयं की पूंजी लगाकर शुरू कर सकते हैं। अगर आपका व्यवसाय बड़ा है तो आपको बैंकों या निवेशकों की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद है जोखिम लेने की क्षमता। यदि
उद्यमी अधिक जोखिम लेने को तैयार है तो वह वेंचर कैपिटल या एंजल निवेशकों से पूंजी ले सकता है। इसके बाद है लागत और ब्याज दर। बैंक ऋण पर ब्याज देना पड़ता है जबकि स्वयं पूंजी पर कोई लागत नहीं होता है, इसलिए लागत भी एक बड़ा कारक बन जाता है। इसके बाद है समय और उपलब्धता। कुछ स्रोत जल्दी उपलब्ध होती है जैसे स्वयं पूंजी, जबकि कुछ में लंबी प्रक्रिया, जैसे बैंक ऋण अगर आप लोग लेते हो उसमें लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें टाइम लगता है। उसके बाद है नियंत्रण पर प्रभाव, यानी कि वेंचर कैपिटल या साझेदारी से पूंजी मिलने पर उद्यमी को व्यवसाय पर पूरा नियंत्रण नहीं रहता है। अगर कोई उद्यमी पूरा नियंत्रण बनाए रखना चाहता है तो वह स्वयं पूंजी या ऋण को प्राथमिकता देगा। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा पूरा हिस्सा रहे तो आप क्या कर सकते हैं, वेंचर कैपिटल या साझेदारी पूंजी नहीं लेंगे। अगर वो लेंगे तो आपको कंपनी का थोड़ा हिस्सा देना पड़ता है। अगर आपको कंपनी अपना अपना पूरा नियंत्रण बनाए रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोन ले सकते हैं या फिर स्वयं की पूंजी यूज कर सकते हैं। इसके बाद है प्रतिभूति की उपलब्धता। यदि उद्यमी के पास की गिरवी रखने के लिए संपत्ति नहीं है तो बैंक ऋण पाना कठिन हो जाता है। यदि आपके पास कोई संपत्ति ऐसी नहीं है जो आप बैंक में रख सकें गिरवी के रूप में, तो आपको लोन में लेने में भी दिक्कत होती है। इसके बाद आते हैं निष्कर्ष पर। तो उद्यमिता विकास के लिए पूंजी का सही स्रोत चुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर स्रोत के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। एक समझदार उद्यमी अपनी जरूरत, जोखिम क्षमता, लागत और नियंत्रण जैसे पहलुओं का ध्यान में रखकर वित्त स्रोत का चुनाव करता है, जिससे उसका व्यवसाय सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके। इसके बाद है एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की भी व्याख्या कीजिए। तो यहां पर जो है एमएसएमईडी अधिनियम 2006 का पूरा नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास, संवर्धन और प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देना है। यह अधिनियम उद्योगों को कानूनी मान्यता देता है और उनके हितों की रक्षा करता है। यानी कि जब आपका एमएसएमईडी अधिनियम आया तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था जो छोटे, लघु और मध्यम वर्ग के उद्यम है उनको, उनका विकास करना, उनको बढ़ाना, आगे बढ़ाना और उन्हें प्रतिस्पर्धा में लाना। और इस अधिनियम से क्या होता है, इससे अधिनियम से जो है उद्योग को कानूनी मान्यता मिलती है और उनके हितों की रक्षा होती है। इसके बाद इसमें देख लेते हैं प्रमुख विशेषताएं क्या हुई। इसने सबसे पहले क्या किया, उद्यमों का वर्गीकरण किया। जिसमें उन्होंने 2 वर्गों में बांटा, उत्पादन आधारित उद्यम यानी कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और जो उद्यम है जो सेवा प्रदान करते हैं, तो इसमें 2 में इन्होंने बांटा। और इन दोनों वर्गों में 3 श्रेणियां हुई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। तो सूक्ष्म यानी कि माइक्रो एंटरप्राइज में निवेश 1 करोड़ तक है और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ तक है। इसके बाद है लघु उद्यम, जिसमें निवेश 10 करोड़ तक है और वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ तक होता है। इसके बाद है मध्यम उद्यम, जिसमें निवेश 50 करोड़ तक है और वार्षिक टर्नओवर 250 करोड़ तक है, तो आपका मध्यम उद्यम आएगा। लघु उद्यम है तो 10 करोड़ निवेश होना चाहिए और वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ तक होना चाहिए। और अगर वो सूक्ष्म में आता है यानी कि निवेश 1 करोड़ और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ तक चला जाए, ठीक है। इसके बाद है पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना। इसने क्या किया, जो पंजीकरण यानी कि एमएसएमई सर्टिफिकेट के लिए जो उद्यम रजिस्ट्रेशन होता था उसको ऑनलाइन कर दिया, जिससे आसानी से ये प्रक्रिया हो सके। इसके बाद है विकास और समर्थन। केंद्र और राज्य सरकारों ने क्या किया, जो उद्योग पंजीकरण यानी कि एमएसएमईएस के लिए योजनाएं बनाती हैं, जैसे कि वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, बाजार उपलब्धता इत्यादि। इसके बाद देरी से भुगतान की सुरक्षा, यानी कि एमएसएमईएस को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है। यदि कोई बड़ी कंपनी एमएसएमई से सेवा या उत्पाद लेती है तो उसे 45 दिनों के भीतर भुगतान करना आवश्यक है। इसके बाद क्या किया, इसने सूचना एवं सुविधा केंद्रों की स्थापना की। उद्यमियों को जानकारी देने और सहायता के लिए सूचना केंद्र भी बनाए गए थे। इसके बाद है मुख्य प्रावधान। तो इसमें सबसे पहले धारा 7 आई। तो धारा 7 में क्या किया, इसमें उद्यमों का वर्गीकरण किया गया। धारा 8 में क्या किया, उद्यमों का पंजीकरण के बारे में जानकारी है। धारे 15 से 24 में क्या है, भुगतान संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। यानी कि धारे 7 में उद्यमों का वर्गीकरण किया गया है, धारे 8 में उद्यमों का पंजीकरण के बारे में जानकारी दी गई है, धारे 15 से लेकर 24 तक जो है भुगतान संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद है धारा 9, जिसमें विकास के उपाय बताए गए हैं, प्रशिक्षण, विपणन सहायता, क्लस्टर विकास, ये सारी चीजें हैं।
इसके बाद है दंडात्मक प्रावधान है, समय पर भुगतान न करने पर खरीदारों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। और एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल इन विवादों का समाधान करती है। इसके बाद लिखेंगे निष्कर्ष। तो एमएसएमईडी अधिनियम 2006 भारत में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों की वृद्धि और संरक्षण के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह न केवल एमएसएमईएस को पहचान देता है बल्कि उन्हें वित्तीय, तकनीकी और कानूनी सहायता भी प्रदान करता है। इस अधिनियम ने भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमईएस की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाया है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हमने कवर किए हुए हैं। इसके बाद अभी आपकी और क्लास आएगी तो उसमें और भी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।